गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BBSC सेकेंड ईयर की क्लास में ज्योग्राफी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था अपना जनजातियाँ। आज हम ऐसी एक और जनजाति की बात करेंगे जो वीर थी, बहादुर थी, बहुत ही नीडर थी और देश को स्वतंत्र कराने में जिसका विशेष योगदान रहा है। जनजाति का नाम है भील जनजाति। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। आज हम बात करेंगे भील जनजाति की। जो भील जनजाति है वह राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में निवास करती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में निवास करती है और ऐसा माना जाए कि राजस्थान का एक जो जिला है, जिले का नाम है भीलवाड़ा। जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। इस क्षेत्र में यह सर्वाधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं। यह भील जनजाति की ओर यह जिला क्या करता है? संकेत करता है। भील जो जनजाति है उसके लोग जंगलों में रहते हैं, कंदमूल फल एकत्रित करते हैं, तीर चलाते हैं, धनुष बाण चलाते हैं, धनुर्धारी होते हैं, तीर चलाने वाले होते हैं और शिकार करते हैं और उसी पर क्या होता है? इनका जीवन निर्भर रहता है। पशुचारण भी करते हैं, खेती भी करते हैं और वर्तमान समय में तो मुख्य धारा में जुड़ते जा रहे हैं, सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन बात आई कि जिस समय भील थे तो ये लोग क्या रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, धनुष बाण चलाते हैं, शिकार करते हैं और उसी के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। शिकार के द्वारा भोजन एकत्रित करते हैं, उसी पर इनका जीवन निर्भर करता है। भील जो शब्द है तमिल भाषा का एक विलवर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है धनुर्धारी। ये लोग क्या करते हैं? हमेशा अपने साथ क्या रखते हैं? धनुष बाण रखते हैं और तीर चलाने में बहुत ही अच्छे, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे धनुर्धारी हैं या तीर चलाने में निपुण ये जनजाति है, वह तीर चलाने में निपुण पाई जाती है। और दूसरी अगर बात आए तो धनुर्धारी होते हैं। वर्तमान समय में ये जो भील होते हैं ये कृषि कार्य भी करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया है और कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन का कार्य भी करते हैं। आगे बात करते हैं कि भीलों का जो निवास क्षेत्र होता है वह पहाड़ी या पठारी क्षेत्र है। और राजस्थान की अगर अरावली की बात करें, राजस्थान की अरावली की बात करें, अरावली का विस्तार आपको पता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में है अरावली का विस्तार। तो इनकी जो स्थिति है, इधर चंबल नदी और इधर अगर हम बात करें माही या बनास नदियाँ, ये क्या करती हैं? इसकी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती हैं। तो जो अरावली क्षेत्र है उसका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यह फैली हुई है, ये हमारी क्या है? अरावली। इधर से भी विस्तार बता सकते हैं और इधर से भी विस्तार बता सकते हैं। विस्तार कहाँ से है? दिल्ली की रायसर हिल, वहाँ से इसका प्रारंभ होता है और गुजरात का जो पालनपुर है वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। राजस्थान में इसकी जो चौड़ाई है इसकी जो लंबाई है वह सर्वाधिक 550 किलोमीटर पाई जाती है। इसके पूर्वी क्षेत्र की अगर हम बात करें, इधर से चंबल और इधर से बनास नदी हम कह सकते हैं, इसके जो बीच वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो भीलवाड़ा और ये क्षेत्र शामिल हैं इसमें, इस क्षेत्र में ये मुख्य, या हम कह सकते हैं कि मेवाड़ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है नर्मदा नदी और पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है चंबल नदी। ये है चंबल नदी। कौन सी सीमा का निर्धारण करती है? पूर्वी। और दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है नर्मदा नदी। बिल्कुल राजस्थान की दक्षिणी सीमा पर बहती है। चंबल जो नदी है राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य जो सीमा है उस सीमा के साथ साथ क्या करती है? चंबल नदी बहती है। तो इसका जो बीच वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो भील जनजाति है वह मुख्य रूप से निवास करती है। इसके अलावा हमने बात की थी मध्य प्रदेश में भी निवास करती है, गुजरात में भी निवास करती है, लेकिन जो मुख्य क्षेत्र है मेवाड़ जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में यह जनजाति निवास करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भीलों के जो क्षेत्र हैं उसमें प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? चंबल है, नर्मदा है, माही है, बनास है। इन क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं। अगर प्राकृतिक सीमा की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी इनके क्षेत्र में
नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो चंबल, माही, बनास और जो नर्मदा नदी हैं वो इनके क्षेत्र में ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं। और इस क्षेत्र में पतझड़ वनस्पति क्षेत्र पाए जाते हैं। और यह जो पहाड़ी क्षेत्र है वो किससे ढका हुआ है? वनों से ढका हुआ है। देखिए क्या होता है, वन और वनस्पति दोनों का सीधा, वन और वर्षा दोनों का सीधा संबंध पाया जाता है। अरावली के पूर्वी भाग में वर्षा अधिक पाई जाती है और यही कारण है कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो हमेशा किस प्रकार की रहती हैं? हरी भरी रहती हैं। जो वृक्ष हैं उनकी सघनता अच्छी पाई जाती है। भील जनजाति की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो इसमें जितने भी हमारे विद्वान हैं वो इस एक बात पर सहमत नहीं हैं। सबके अपने विचार हैं कि जो भील हैं कहाँ से आए, किसी का अलग अलग उनके मत हैं। देखिए बात करते हैं, भील शब्द तमिल भाषा के विलवर से बना जिसका अर्थ होता है धनुर्धारी। संस्कृत साहित्य में इसको निषाद या पुलिंद के नाम से जाना जाता है। जो भील हैं उनको संस्कृत साहित्य में निषाद कहा जाता है या पुलिंद के नाम से उनको जाना जाता है। बहुत सारे विद्वान हैं या मानव शास्त्री हैं, उनका ऐसा मानना है कि जो भारत की जो भील जनजाति है वह पाक द्रविड़ जो प्रजातियां हैं उससे संबंधित हैं। तो भारत की पाक जो द्रविड़ जातियाँ थी उन्हीं के ये क्या हैं, उन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। और बहुत सारे ऐसे मानव शास्त्री थे इस बात से वो सहमत नहीं हुए और उनका कहना था कि इनके जो पूर्वज हैं, भील जो जनजाति है उनके जो पूर्वज हैं वो भूमध्य सागरीय प्रजातियों से संबंधित रखते हैं। कि वो कौन सी प्रजाति से संबंधित हैं? कि वो भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि जैसे ही भूमध्य सागरीय प्रजातियों से संबंधित है उस समय क्या हुआ, इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ। जो भूमध्य सागरीय जो प्रजातियां थी या भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र था उसमें क्या हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ। जैसे ही जलवायु में परिवर्तन हुआ यह प्रदेश कैसा हो गया, शुष्क हो गया। जलवायु में जैसे ही परिवर्तन हुआ प्रदेश कैसा हो गया, शुष्क हो गया। और ये जो जनजाति है या भील जो जनजाति है वह विंध्यन क्षेत्र में फैल गए। विंध्याचल देखो आपने सुना होगा विंध्यन क्षेत्र, तो ये लोग क्या हो गए, यहाँ पर फैल गए। देखिए क्या है, बहुत सारे जो मानव शास्त्री थे उनका ऐसा मानना था कि पाक द्रविड़ जातियों से संबंधित हैं, लेकिन कुछ का ऐसा मानना था कि जो इनके पूर्वज थे वो कौन सी प्रजाति से संबंधित थे, भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित थे। लेकिन क्या हुआ, देखिए समय समय पर क्या होता रहता था, जलवायु परिवर्तन हुआ। जैसे ही जलवायु परिवर्तन हुआ, जो जलवायु थी उसमें परिवर्तन हो गया, भूमध्य सागर से उसमें शुष्कता आ गई। भूमध्य सागरीय जो जलवायु थी उसमें परिवर्तन हो गया और वो प्रदेश कैसा हो गया, शुष्क प्रदेश हो गया। तो जैसे ही प्रदेश या जलवायु में परिवर्तन हुआ ये लोग भी क्या हो गए, विंध्यन प्रदेश की तरफ फैल गए। तो इनका विस्तार कहाँ तक पाया जाता है, विंध्यन क्षेत्र तक इनका विस्तार पाया जाता है। दूसरी अगर बात करें, कुछ जो मानव शास्त्री थे हमारे उनका ऐसा मानना था कि भील जो हैं वो मुंडा जाति के वंशज हैं। भील जो हैं, भील जो जनजाति है वह मुंडा जाति के वंशज हैं। क्यों हैं, उन्होंने बताया कि भील जो हैं वो अपनी भाषा में मुंडारी शब्द का प्रयोग करते हैं। इस आधार पर उन्होंने क्या कहा कि जो मुंडा जाति के जो वंशज हैं वो कौन है, भील हैं, क्योंकि भील अपनी जो भाषा होती है उसमें मुंडारी शब्द का प्रयोग करते हैं। एक हमारे गुहा मानव शास्त्री रहे हैं, उनका ऐसा मानना था कि जो भील हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजातियों से संबंध रखते हैं। गुहा जो महोदय, देखिए कई बार क्वेश्चन छोटे में भी पूछ लिया जाता है कि गुहा के अनुसार भील जो जनजाति है वह किस प्रजाति से संबंधित है, तो हम क्या कहेंगे, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। टाड था, कर्नल टाड, क्या था, कर्नल टाड। देखिए इनका राजस्थान के इतिहास में विशेष योगदान रहा है। क्यों, अंग्रेज था कर्नल टाड, जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय इसने इतिहास लिखने का कार्य किया था, इतिहास था। इसने राजस्थान के ऊपर अपनी बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। तो जो टाड था इसने क्या कहा था कि जो मेवाड़ है वो अरावली, मेवाड़ राज्य के अरावली क्षेत्र में यह जनजाति बाहुल्य में पाई जाती है। कर्नल टाड ने अपनी बुक में क्या लिखा था कि जो भील जनजाति है वह मेवाड़ राज्य के अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। और दूसरा एक चीज़ और बताते हैं, आप थोड़ा सा इतिहास में जाओगे तो आपने महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध की अगर आपने बात की हो तो भीलों ने उस युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और अपनी देशभक्ति मेवाड़ राज्य के प्रति प्रदर्शित
की थी। तो यही कारण है कि आज भी उस समय जो मेवाड़ राज्य के चिन्ह में क्या किया गया था, उनको अंकित किया गया था। आपने सीरियल देखा हो महाराणा प्रताप या अकबर, तो उसमें एक चीज़ दिखाई गई है, जो मेवाड़ राज्य का जो तिरंगा था, मेवाड़ राज्य का जो ध्वज था, उसमें एक तरफ मेवाड़ राज्य को अंकित किया गया था और दूसरी तरफ इन भीलों को दिखाया गया था। क्यों दिखाया गया था? क्योंकि हम कह सकते हैं कि उस समय देश को स्वतंत्र कराने में या मेवाड़ को स्वतंत्र कराने में या मुगलों से स्वतंत्र कराने में, या हम कह सकते हैं कि अकबर के विरुद्ध इन भीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन लोगों ने क्या किया, महाराणा प्रताप का साथ दिया था। जो भील जनजाति है उन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया था और अकबर के विरुद्ध युद्ध में उन्होंने अपनी देशभक्ति मेवाड़ राज्य के प्रति प्रदर्शित की थी। तो यही कारण है कि मेवाड़ राज्य का जो चिन्ह था उसमें भीलों को अंकित किया गया था। मेवाड़ राज्य का जो चिन्ह था उसमें एक तरफ हम कह सकते हैं कि जो उनका ध्वज था उसमें एक तरफ मेवाड़ का चिन्ह अंकित था और दूसरी तरफ उसमें भील को दिखाया गया था। क्यों? क्योंकि जो भील थे उनका मेवाड़ राज्य की स्वतंत्रता में विशेष योगदान रहा था। भील जो है तमिल भाषा के बील, वील और वीर शब्द से बना है, या हम कह सकते हैं कि द्रविड़ भाषा में भील को बील, वील और वीर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है तीर चलाने वाला। और वैसे भी भील किस लिए जाने जाते हैं? तीर या अच्छे धनुर्धारी के रूप में जाने जाते हैं। जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो भील जनजाति थी इन्होंने देश के लिए स्वर्ण पदक तक प्राप्त किए हैं धनुर्विद्या में। इतना अच्छा इनका स्टिक निशाना था कि उस समय भारत को रिप्रेजेंट एक इस भील ने किया था और जो स्वर्ण पदक लेकर विजेता हुए थे। तो जो भील है द्रविड़ भाषा का शब्द है, बील, वील और वीर, इन शब्दों से उसका बना है, जिसका अर्थ होता है तीर चलाने वाला। इतने अच्छे धनुर्धारी होते हैं कि कह सकते हैं कि भारत को गोल्ड दिलाने में, ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमने बात की थी कि अरावली के कौन से क्षेत्र में भील जनजाति पाई जाती है। मुख्य रूप से भीलवाड़ा जिला है, उसमें यह जनजाति पाई जाती है। पठारी प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, और इस क्षेत्र की अगर बात करें तो पूर्वी जो सीमा है चंबल नदी बनाती है, दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी बनाती है, और इस बीच वाले क्षेत्र में ये भील जनजाति निवास करती है। मुख्य रूप से तो हम कह सकते हैं कि यह जो भील जनजाति है राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में निवास करती है। पहाड़ी भी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, जहाँ जिस प्रकार की इनको सुविधाएं मिलती हैं। अब मैदानी क्षेत्र है तो ये लोग कृषि कर लेते हैं, कृषि के साथ पशुपालन कर लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जब ये लोग रहते हैं तो क्या करते हैं, वर्तमान समय में कुछ कृषि भी करते हैं ये लोग। पहाड़ों ढालों पर अलग अलग प्रकार की कृषि है जिसका हम आगे विवरण देंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या वन होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, तीर या धनुषधारी होने के कारण शिकार करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार थे कि भील की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। कुछ जो मानव शास्त्री थे उनका ऐसा भी मानना था कि जो भील हैं जिनमें पंचानंद है, मिश्रा है, टेलर है, उनका ऐसा मानना है कि जो भील का उद्गम भारत में हुआ था, और हम कह सकते हैं या भील जो जनजाति है उसका जो उद्गम था कहाँ माना जाता है, भारत में ही माना जाता है। कि भील ऐसी जनजाति थी जिसका जन्म या उद्गम भी कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। पंचानंद है, टेलर हैं, मिश्रा हैं, इन भूगोलवेताओं या मानव शास्त्रियों का ऐसा मानना था कि जो भील हैं वो भारत से बाहर के नहीं थे, बल्कि भारत में ही क्या हुआ था, उनका उद्गम हुआ था। भील आगे हम बात करेंगे। देखिए हमने इसके निवास की बात करी कि इसका निवास क्षेत्र है किस प्रकार का पाया जाता है, और अलग अलग विद्वानों के इनके विचार किस प्रकार के थे उसकी हमने बात करी। भूमध्य सागरीय प्रजातियों से संबंधित माना, लेकिन जैसे ही जलवायु में परिवर्तन हुआ, जलवायु कैसी हो गई, शुष्क हो गई, और ये लोग कहाँ फैल गए, ये लोग विंध्यन क्षेत्र तक फैल गए। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि उपजातियों की बात करते हैं, भील की उपजातियों की बात करते हैं। देखिए क्या थी,
देखिए जितनी भी जातियाँ पाई जाती हैं उसमें उपजातियाँ भी पाई जाती हैं, उसी प्रकार से भील में भी क्या पाई जाती हैं, उपजातियाँ पाई जाती हैं। और मेवाड़ में भीलों की 16 उपजातियाँ हैं। मेवाड़ में कितनी हैं, 16 है। देखिए मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में निवास करते थे, मेवाड़ में। दूसरी बात करें, डूंगरपुर में 32 और बांसवाड़ा में 36। डूंगरपुर में 32 और बांसवाड़ा में इसकी 36 उपजातियां पाई जाती हैं। जो भील है वो भी जातियों के साथ उपजातियों में भी विभक्त होते हैं और ऐसा मानना है कि मेवाड़ में भीलों की 16 उपजाति, डूंगरपुर में 32 और बांसवाड़ा में 36 उपजातियां हैं वो पाई जाती हैं। और कई राजपूतों की उपशाखाएं भी इसमें पाई जाती हैं। कि कुछ का ऐसा मानना है कि जो राजपूत हैं उनकी उपशाखाएं भी इसमें पाई जाती हैं। बात करते हैं इनके शारीरिक लक्षण की। देखिए क्या होते हैं, भील जो होते हैं उनका जो लंबाई होती है, शरीर की लंबाई होती है बहुत अधिक नहीं होती है। कह सकते हैं कि छोटे कद के होते हैं, रंग काला होता है, नाक चौड़ी होती है, बाल रूखे होते हैं, आँख लाल होती है, जबड़ा कुछ बाहर की ओर निकला होता है। इस प्रकार की इनकी विशेषताएं पाई जाती हैं कि छोटे कद के होते हैं, काले होते हैं, नाक मोटी होती है, बाल रूखे होते हैं, आँखें लाल होती हैं और जबड़ा बाहर की ओर निकले हुए होता है। पुरुषों की अपेक्षाएं महिलाएं अधिक सुंदर होती हैं। दूसरा इन्होंने कहा इनका शरीर सुसंगठित और सुडौल पाया जाता है। बस्तियों की अगर हम बात करें, घर की अगर हम बात करें, देखिए क्या होता है, वैसे तो बेलों के जो घर होते हैं उसको कू क्या कहा जाता है, कू। छोटा क्वेश्चन आ जाता है, बेलों के घर को क्या कहा जाता है, कू। देखिए क्या है, इनके जो घर होते हैं भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार की भौगोलिक दशाएं उपलब्ध होती हैं उसी प्रकार से ये लोग अपने घर का निर्माण कर लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है तो पत्थरों की दीवार बना लेते हैं, मैदानी क्षेत्र है बांस से बना लेते हैं। तो जिस प्रकार की भौगोलिक दशाएं होती हैं उसी प्रकार से ये लोग अपने घरों का निर्माण करते हैं। भीलों के जो गाँव होते हैं छोटे होते हैं, 20 से लेकर 200 उसमें क्या होती हैं, झोपड़ियाँ होती हैं। ये पहाड़ी ढालों पर, जंगलों में, नदियों के किनारे, दूर दूर स्थित क्षेत्रों में हम कह सकते हैं कि प्रकीर्ण वर्ग के पाए जाते हैं। इनकी जो झोपड़ियाँ पाई जाती हैं प्रकीर्ण वर्ग की पाई जाती हैं, कह सकते हैं कि दूर दूर बनाते हैं ये लोग। दूसरा इन्होंने कहा कि बहुत सी इनकी झोपड़ियों को मिलाकर क्या बनाते हैं, पाल बोलते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो छोटे गाँव होते हैं, छोटे समूह होते हैं उनको पाल बोलते हैं और जो बड़े होते हैं उनको फाल बोलते हैं। इनके जो छोटे समूह होते हैं उनको पाल बोलते हैं। झोपड़ियों का जो समूह होता है, बहुत सी झोपड़ियाँ जहाँ होती हैं उनको मिलाकर क्या बनाते हैं, पाल बनाते हैं। लेकिन जब उसका समूह का अत्यधिक विस्तृत रूप हो जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, फाल बोलते हैं। दूसरा इन्होंने कहा इनके जो घर होते हैं घर को क्या बोलते हैं, कू। छोटे क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि भीलों के घर को किस नाम से जाना जाता है या कू क्या है, निम्न में से बताएं। तो उसमें से एक ऑप्शन ये भी आ जाता है, क्या है, भीलों के घर होते हैं। तो कू जो होते हैं वो क्या होते हैं, भीलों के घर। इनके घर किस प्रकार के होते हैं, आयताकार होते हैं और बांस और पत्थर की दीवारें होती हैं, बांस और पत्थर की बनी होती हैं। फर्श होता है मिट्टी का बना होता है और जो ऊपर की छत होती है घास फूस या हम कह सकते हैं कि खपरेल द्वारा इनकी जो छत होती है वह बनाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि यदि गांव में बीमारी फैल जाती है तो ये लोग उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र या दूसरे कहीं स्थान पर चले जाते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि जब यह लोग गांव छोड़ते हैं तो नई किसी भी जगह पे जाते हैं तो जल की निकटता को ये लोग विशेष स्थान देते हैं। जहां जल की उपलब्धता होती है वहीं ये लोग अपने गांव को बसा लेते हैं। दूसरा इन्होंने कहा प्रत्येक जो भील परिवार होता है उसके पास एक छोटी बैलगाड़ी होती है जिसके कारण वह आसानी से यात्रा कर सकता है, अपना सामान और अपने परिवार के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर लेता है। नेक्स्ट बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था की, समाज की व्यवस्था किस प्रकार की पाई जाती है, कौन सी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। बिल्कुल भारतीय जो हिंदू परंपरा में पाई जाती है उसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था इनके यहाँ भी पाई जाती है। सामाजिक व्यवस्था बड़ी संगठित होती है, संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। पिता क्या होता है, परिवार का मुखिया होता है और कह सकते हैं
कि सभी को उसके आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। मुखिया कौन होता है? पिता होता है। पितृ प्रधान समाज होता है। संयुक्त प्रथा पाई जाती है और किसके निर्देश का पालन करना पड़ता है? मुखिया के आदेश का पालन करना पड़ता है। दूसरी कहते हैं कि पिता को संपत्ति संबंधित सभी अधिकार प्राप्त होते हैं और उसी के निर्देश के अनुसार उसके बच्चे जीवन यापन करते हैं। स्त्रियों को बहुत कम अधिकार दिए गए हैं। उनको घर की व्यवस्था, खेती का कार्य और बच्चे संभालने का कार्य दिया जाता है। शादी के बाद लड़का अपने परिवार के साथ अलग रहता है, लेकिन उसे अपने पिता के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। दूसरी अगर इसमें बात कहें कि इनके जो निवास क्षेत्र हैं उष्ण जलवायु में पाए जाते हैं। किस प्रकार की? उष्णीय जलवायु या उष्ण जलवायु। डूंगरपुर से बिल्कुल कर्क रेखा हमारी गुजर रही है, इसलिए जलवायु कैसी है? उष्ण जलवायु। तो ये कहते हैं कि उष्ण जलवायु में, अब उष्ण जलवायु में तो किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? सूती वस्त्र पहनते हैं। जब शीतकाल आती है तो उन्हें वस्त्रों का ये लोग उपयोग करते हैं। सदैव सूती वस्त्र ही पहनते हैं। जो पुरुष है धोती कुर्ता और सिर पे साफा पहनते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो सूत का दामन बोल सकते हैं, लहंगा बोल सकते हैं, कुर्ता और आंगी पहनती हैं। और दूसरी अगर इनके गांव की बात की जाए तो भीलों के जो गांव होते हैं एक ही वंश की शाखा से संबंधित होते हैं, कि एक वंश की जो शाखा होती है वह एक गांव के रूप में विस्तृत पाई जाती है। और उस मुखिया को क्या बोलते हैं? उस मुखिया को बोला जाता है तदवी। क्या कहा जाता है? तदवी या वंशाऊ। तदवी या वंशाऊ। देखिए क्या होता है, जो भील होते हैं एक ही वंश की एक ही शाखा से संबंधित होते हैं एक समूह में, या भीलों के जो गांव होते हैं वो एक ही वंश से संबंधित होते हैं, और उसके मुखिया को क्या कहेंगे हम? तदवी कहेंगे या वंशाऊ। दूसरा इन्होंने कहा कि जो भील जाति है अनेक छोटे छोटे समूह में विभक्त होती है, और जिन्हें अटक, ओदाक, गोत्र तथा कुल कहते हैं। छोटे छोटे समूह में विभक्त होती है। अटक, गोत्र, कुल, और इसमें एक नाम और है ओदाक। ओदाक, इन नामों से उनको जाना जाता है कि भील जो जाति होती है अनेक छोटे छोटे समूह में क्या होती है? विभक्त होती है। जो छोटे समूह में विभक्त होती है क्या बोलते हैं? अटक बोलते हैं, ओदाक, गोत्रिया, कुल के नाम से इनको जाना जाता है। एक कटक के जो सदस्य होते हैं एक ही पुरखों के वंशज माने जाते हैं। एक ही पुरखों के वंशज माने जाते हैं। यही कारण है कि इनमें अंतर विवाह नहीं होते हैं। एक ही वंश के समझते हैं इसलिए अंतर विवाह नहीं होते हैं, क्योंकि आपस में भाई बहन वाला रिश्ता रहता है या भाई बंधु वाला रिश्ता रहता है, इसलिए इनमें अंतर विवाह नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी एक ही वंश से संबंधित होते हैं। भील लोगों में बहिर्विवाह भी होते हैं। क्या होते हैं? बहिर्विवाह। बहिर्विवाह का अर्थ होता है एक से अधिक। एक से अधिक। तो इनमें बहिर जो विवाह होते हैं, सामान्यतः विवाह का जो प्रस्ताव होता है वह वर पक्ष की ओर से जाता है। हिंदू समाज में कन्या पक्ष की तरफ से जाता है, लेकिन इनके जो विवाह का जो प्रस्ताव होता है वर पक्ष की ओर से जाता है। और एक होती है दापा प्रथा। दापा प्रथा, लड़के के पिता को दापा देना पड़ता है। लड़की का पिता दापा लेता है। लड़की का पिता दापा लेता है, और विवाह का जो प्रस्ताव है वह लड़के के या वर पक्ष की ओर से रखा जाता है। दापा प्रथा कहा जाता है, और लड़की का जो पिता होता है वह दापा लेता है। भील जो होते हैं स्वभाव से भोले भाले होते हैं, लेकिन वीर होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं और देशभक्त होते हैं। और ऐसा मानना है कि ये अपनी शपथ के पक्के होते हैं। क्या होते हैं? शपथ के पक्के होते हैं कि इन्होंने अपनी जो बात कह दी उस पर ये अड़िग रहते हैं, चाहे तो इनका सिर ही कट जाए। और ऐसा मानना है कि अगर शत्रु भी इनकी शरण में आ जाता है तो उसकी भी रक्षा अपने प्राणों को न्यौछावर करके देनी पड़े तो दे देते हैं, कि जो शरण में अगर दुश्मन भी आता है तो उसकी भी क्या करते हैं ये लोग? रक्षा करते हैं। और एक केसरिया नाथ है,
केसरिया नाथ, नाथ सबके नाथ, केसरिया नाथ है। उस पर चढ़ी केसर का पानी पीकर ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते। केसरिया नाथ को मानते हैं, इस पर ये केसर चढ़ाते हैं, केसर चढ़ाते हैं। केसर का जब ये पानी पी लेते हैं तो ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि घर आए शत्रु का भी सम्मान करते हैं। और तीसरी एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इनकी स्वामी भक्ति इतनी अधिक है कि मेवाड़ के जो राज चिन्ह था इनमें उनको एक विशेष अधिकार प्राप्त था, या उस चिन्ह में भी इनको शामिल किया गया था। इतनी अधिक महाराणा प्रताप के प्रति इन्होंने स्वामी भक्ति दिखाई थी कि जो राज जो चिन्ह था उसमें एक तरफ मेवाड़ राज्य को प्रदर्शित किया गया था और उसमें दूसरी तरफ भीलों को दिखाया गया था। तो हम कह सकते हैं कि ये लोग अपनी स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। दूसरा देखिए क्या होता है, जब इन पर संकट आता है तो ये लोग क्या करते हैं, ढोल बजाते हैं और सबको चेतावनी देकर वहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। या आपातकालीन समय में जब इन लोगों को इकट्ठा होना होता है तो ये ढोल बजाकर आपातकालीन में सभी को एकत्रित करते हैं। और फायरे जो है, फायरे ये जो है भीलों का रण घोष है, मतलब फायरे का नारा लगाते हैं ये लोग। जैसे ही आपातकालीन की स्थिति आ जाती है तो फायरे करके सभी को इकट्ठा कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं यही इनका रण घोष है। छोटे गांव को पाल बोलते हैं और बड़े गांव को क्या बोलते हैं, फाल। छोटे जो गांव होते हैं उनको क्या बोलेंगे, पाल, और बड़े जो गांव होते हैं उनको बोलेंगे फाल। वही बात बताई मैंने, जो छोटे समूह होते हैं उनको पाल, जो बड़े समूह होते हैं उनको फाल के नाम से जाना जाता है। और समस्त पाल का जो मुखिया होता है, पाल के मुखिया को क्या बोलेंगे, इसका जो मुखिया होता है उसको बोलेंगे गेमती। क्या बोलेंगे, इस पाल का जो मुखिया होता है, मुखिया को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं गेमती। गेमती होता है गांव का स्वामी, सही है। गेमती क्या होता है, गांव का स्वामी, जो एक प्रकार से गांव का शासक होता है। और मार्गदर्शक को ये लोग बोलावा बोलते हैं, बोलावा। जो लोग इनका मार्गदर्शक करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, बोलावा के नाम से जानते हैं। इन लोगों के यहाँ एक प्रथा है कि कोई भी व्यक्ति किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उसको पाखरिया बोलते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं, पाखरिया। पाखरिया किसको बोलेंगे कि कह सकते हैं कि भील किसी सैनिक के घोड़े को अगर मार देता है तो उस भील को किस नाम से जानते हैं, पाखरिया के नाम से जानते हैं। और पाखरिया की जो समाज में जो इज्जत है, जो प्रतिष्ठा है, वह बहुत अधिक उसको इज्जत प्राप्त होती है। उसको पाखरिया कौन होते हैं, यदि किसी सैनिक के घोड़े को भील मार देता है तो उस भील को क्या बोलते हैं, पाखरिया बोलते हैं। और समाज में उस पाखरिया की बहुत इज्जत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, रीति रिवाज की। इसमें दो चीज़ें हैं, समझ लीजिए। फायरे का रण घोष नारा लगाते हैं। छोटे गांव होते हैं पाल बोलते हैं, पाल के मुखिया को गेमती बोलते हैं, गेमती ग्राम का स्वामी। और गांव का जो मार्गदर्शक होता है उसको बोलावा बोलते हैं, बड़े गांव को फाल बोलते हैं। और कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है उसको पाखरिया बोलते हैं। और पाखरिया के गांव में बड़ी इज्जत होती है। जिस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब वाले की होती है ना, इसलिए पढ़ लिख के कुछ बन जाओ। किसकी बात करेंगे, रीति रिवाज की। रीति रिवाज देखिए क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, चोरी करना धार्मिक पाप मानते हैं। विवाह इनके बड़ी अवस्था में होता है, जब लड़का 21 का लड़की 18 की होती है तब इनके विवाह होते हैं। और प्रेम विवाह इनके यहाँ वर्जित माने जाते हैं। या कह सकते हैं कि शादी से पहले लड़का और लड़की का जो प्रेम जो विवाह है उनको वर्जित माना गया है। और बड़ी उम्र में कह सकते हैं इनके यहाँ लड़का जब 21 वर्ष का हो जाता है, लड़की 18 वर्ष की हो जाती है, उसके बाद विवाह किए जाते हैं। और यहाँ हम कह सकते हैं कि बाल विवाह नहीं होते हैं। यह जो जनजाति है इसमें बाल विवाह नहीं होते हैं, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा इन्होंने ऐसा माना जाता है कि इनके एक प्रथा होती है गोल गधेड़ा।
कौन सी होती है? गोल गधेड़ा। इसमें क्या होता है, कोई भी लड़का अगर वीरता का और या साहस का कार्य करता है तो उस लड़के को अपनी मनपसंद लड़की से शादी करने का अधिकार प्राप्त है। उस प्रथा को किस नाम से जानते हैं? गोल गधेड़ा के नाम से उसको जानते हैं। अगर कोई लड़का कोई साहसिक कार्य करता है तो वह अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से विवाह कर सकता है, या दूसरा हम कह सकते हैं कि युवती छाट में वह भाग ले सकता है और अपनी मनपसंद लड़की से वह विवाह कर सकता है। इस प्रकार की जो प्रथा है उसको हम क्या बोलेंगे? गोल गधेड़ा। कई बार पूछा भी जाता है कि गोल गधेड़ा क्या है? एक क्या है? प्रथा है, एक रिवाज है। क्या कहेंगे हम? गोल गधेड़ा क्या है? एक प्रथा है जिसमें लड़का कोई साहसिक कार्य करता है और अपनी मनपसंद लड़की से क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। भीलों में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में देवी देवताओं को माना जाता है उसी प्रकार से ये लोग भी कालिका, दुर्गा, हनुमान, राम, शीतला माता, गणेश, महादेव, इन सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन इनका जो त्यौहार है वो होली मुख्य त्यौहार है। इनका जो त्यौहार है उसमें होली इनका मुख्य त्यौहार है। ये लोग अंधविश्वासी भी होते हैं, भूत प्रेत में भी विश्वास रखते हैं और हिंदुओं में अन्य जातियों के समान मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार किया जाता है उसी प्रकार से ये लोग भी इनके जो कोई भी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है किसी की भी, तो ये भी उसी प्रकार से क्या करते हैं? अंतिम संस्कार करते हैं। और इनका जो धर्म है मुख्य रूप से हिंदू धर्म से मिलता जुलता है। और हिंदू जिस प्रकार से अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं ये लोग भी क्या करते हैं? उसी प्रकार से अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं, मृतकों को जलाते हैं, हिंदू धर्म की तरह कर्मकांड करते हैं और हिंदुओं की तरह ही सभी त्योहारों को मनाते हैं। और त्यौहार इनका मुख्य कौन सा है? होली है। बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। गोल गधेड़ा क्या है? एक प्रथा है, सही है। भील जनजाति में बाल विवाह नहीं होते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। आर्थिक दृष्टि की अगर हम बात करें तो भील किस प्रकार के पाए जाते हैं? अत्यंत निर्धन पाए जाते हैं। क्यों? पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, इस प्रकार के क्षेत्रों में क्या करते हैं? निवास करते हैं, जिसके कारण जीविका के जो साधन होते हैं उनका अभाव पाया जाता है और जिसके कारण इनकी जो स्थिति है उसमें बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है। भील जो लोग होते हैं परंपरा से घुमक्कड़ प्रजाति के होते हैं। घुमक्कड़ होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, इस प्रकार से घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये लोग पशुपालन तथा कृषि कार्य करने लगे हैं, जिसके कारण इनके कुछ जो सामाजिक जीवन है या इनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें परिवर्तन आ गया है। कुछ लोग भील पढ़ने भी लगे हैं और सरकारी नौकरियां प्राप्त करने लगे हैं। लेकिन 80% जो भील हैं आज भी खेती का कार्य करते हैं। भील स्थानांतरित कृषि करते हैं। इनके कृषि के हैं 2 प्रकार, एक है चिमाता और जो दूसरी कृषि है उसको बोलते हैं दजिया। एक चिमाता और दूसरी दजिया। देखिए क्या होते हैं, पहाड़ी डालों पर वनों को जलाकर ये लोग क्या करते हैं? भूमि पर वर्षा काल में अनाज, सब्जियां, दालें बो देते हैं। ऐसी जो खेती होती है उसको बोलते हैं चिमाता। क्या बोलते हैं? चिमाता। पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर जो खेती की जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? चिमाता। एक दूसरा प्रकार है, प्रकार का नाम है दजिया। ये लोग क्या करते हैं? मैदानी क्षेत्रों में, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंपटीशन एग्जाम में भी बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान में जो चिमाता कृषि है उसके बारे में बताइए। चिमाता की अगर बात आएगी तो आप बताओगे कि भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों पर या भीलों द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको क्या बोलते हैं? चिमाता बोलते हैं। लेकिन पहाड़ी ढालों पर वनों को काट कर क्या की जाती है? जो खेती करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? चिमाता कहेंगे। लेकिन अगर मैदानी भागों में वनों को काटकर जो खेती की जाती है उसको नाम क्या देंगे? दजिया। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो चिमाता है पहाड़ी डालों पे की जाती है और जो दजिया है वह मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी आया हुआ है। आरपीएससी की कोई भी एग्जाम दोगे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे। तो चिमाता क्या है? चिमाता पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि। भूमि को साफ कर दिया जाता है वनों को काट के और ऐसे क्षेत्र में जो खेती की जाती है
पहाड़ी ढालों पर उसको बोलते हैं चिमाता, और मैदानी भागों में वनों को जलाकर जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं दजिया। ये लोग क्या करते हैं, मैदानी भागों में वनों को काटकर भूमि में चावल, मक्का, जौ, मिर्ची, ज्वार, बाजरा ये सभी बोते हैं और इस प्रकार से क्या करते हैं, खेती करते हैं। खेती को नाम क्या दिया, दजिया। दूसरा इन्होंने कहा कि भील जो जनजाति के जो पुरुष हैं मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं, और स्त्रियां वनों में जड़ें जो होती हैं, फल मूल, कंद, शहद और फल, खाद्य पत्तियां सभी को एकत्रित करते हैं, और ये लोग कृषि करने का कार्य भी करते हैं। जहाँ भूमि का अभाव पाया जाता है वहाँ ये लोग क्या कार्य करते हैं, पशुपालन का कार्य करते हैं। ये लोग भैंस, गाय, भेड़, बकरी और मुर्गियाँ, बकरी सब पालते हैं। कुछ भील जो होते हैं श्रमिक और लकड़हारे का कार्य भी करते हैं। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो जो भील हैं वो क्या हो गए, शहरी क्षेत्रों के संपर्क में आने के कारण उनके जागरूक हो गए हैं शिक्षा की ओर, उनका वर्चस्व बढ़ा है और धीरे धीरे उनमें शिक्षा का प्रसार हो रहा है। भारत सरकार भी उनकी शिक्षा के लिए प्रयत्नशील है और उनको अधिक सुविधा प्रदान करके उनके जीवन को विकसित करने का प्रयास कर रही है, ताकि उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो ये थी हमारी कौन सी थी, भील जनजाति कंप्लीट होती है। क्वेश्चन सुनिए और मुझे कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएंगे। एक तो चिमाता बताएंगे, एक दजिया बताएंगे, एक बताएंगे गोल गधेड़ा क्या है, सही है। और इसमें एक और क्या बताया था, गेमती, ये क्या होता है। 4 क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताएंगे। चिमाता है, दजिया है, गोल गधेड़ा और गेमती क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये भील जनजाति हमारी कंप्लीट हुई। कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है, कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। घर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें।